हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, काफी महत्वपूर्ण है क्लास 11 फिजिक्स में। बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं बच्चों? बल आघूर्ण को आप लोग बताइए, बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। और जड़त्व आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? जड़त्व आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है mr²। ठीक है, किसी एक कण के लिए जिसका द्रव्यमान m है, अक्ष से दूरी r है। और आपका बल आघूर्ण का फार्मूला है एक बल और क्रिया रेखा से अक्ष की दूरी। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे भी कण है वहाँ से क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी होता है बच्चों, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर F × R होता है, यानी बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से अक्ष से लंबवत दूरी, ये टाउ है। और mr² जड़त्व आघूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा इसको बेसिक रूप से समझने की कोशिश करें कि माना कोई पिंड है, और कहीं ना कहीं कोणीय त्वरण ओमेगा से, सॉरी कोणीय वेग ओमेगा कहलाता है ना, त्वरण तो अल्फा कहलाता भैया, कोणीय त्वरण अल्फा कहलाता है। तो मान लीजिए किसी अक्ष के परितः, जैसे मैं यहाँ पर एक अक्ष का निर्माण कर रहा हूँ, ये मान के चलता हूँ ये z अक्ष है। ठीक है, इधर मेरा x अक्ष है और इधर मैं मान के चलता हूँ y अक्ष है, x y z। अब इस अक्ष के परितः कोई पिंड ऐसा है, ये देखो एक पिंड मैं बना दिया। ठीक है, ये पिंड जो है घूर्णी गति कर रहा है कोणीय वेग ओमेगा से। अब इस पिंड में कह दूं कि भाई साहब ये पिंड तो एक कण से तो मिलकर बना नहीं, पिंड में कई सारे कण होंगे। जैसे मैं कह दिया एक कण यहाँ है बच्चों जिसका द्रव्यमान m1, एक कण यहाँ है जिसका द्रव्यमान m2, एक कण यहाँ है जिसका द्रव्यमान m3। कणों का द्रव्यमान, यदि दूरी कहा जाए अक्ष से दूरी, इस अक्ष से दूरी r1, इसका r2, इसका r3, इस तरह कई सारे कण होंगे कि नहीं होंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो माना हमारे पास कोई पिंड है, ये हमारा क्या है बच्चों? पिंड है जो कि OZ के परितः कोणीय वेग ओमेगा से, किससे? कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है, या पिंड के परितः घूम रहा है, मतलब अक्ष के परितः घूम रहा है। माना एक पिंड जो है कोणीय वेग ओमेगा से किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, उस पर बाह्य बल आघूर्ण लगाने पर, बाह्य बल आघूर्ण लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भाई जैसे घूम रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, त्वरण कब इसमें उत्पन्न होगा? जब कोणीय वेग में परिवर्तन होगी। तो जब हम बाह्य बल आघूर्ण लगाएंगे, बल आघूर्ण का मतलब यही होता है भाई घूम रहा है तो आघूर्ण में ही हम उसको विपरीत दिशा में यदि बल लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चक्री घूम रहा है, उसके विपरीत दिशा में हम आघूर्ण लगाने की कोशिश करें तो रुकेगा। इसी प्रकार यदि बाह्य बल आघूर्ण लगा दिया जाए तो उस पर एक कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम अल्फा कहते हैं। क्या उत्पन्न होता है? कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अल्फा कहते हैं। समझने की कोशिश करें कि माना हमारे पास एक क्या है, पिंड है, किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है। जब इस पर बाह्य बल आघूर्ण लगाया जाता है तो उसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। अब हम यदि बच्चों कहें कि पिंड कई कणों से मिलकर बना है, जिन कणों का द्रव्यमान m1, m2, m3 ऐसे और सारे डैश करके आप लिख सकते हो। अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 है। तो यदि मैं कह दूं कि सभी कणों का कोणीय त्वरण क्या होगा, तो सभी कण चूंकि पिंड के साथ साथ कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहे हैं, तो भाई साहब सभी कणों का जो कोणीय त्वरण होगा वो समान होगा। यानी इसमें जितने भी कण हैं, कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा तो पिंड पर उत्पन्न होगा, तो पिंड में जो भी कोणीय त्वरण होगा उसमें जो भी कण होंगे उनके कोणीय त्वरण के बराबर होगा। किंतु इसमें जो रेखीय त्वरण की बात करें, रेखीय त्वरण सब में भिन्न भिन्न होगा बच्चों, रेखीय त्वरण सब में भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि सब में r का मान अलग अलग है, सब में r का मान अलग अलग है। जैसे इसके लिए r1, इसके लिए r2, इसके लिए r3, इसलिए इसका जो रेखीय त्वरण है ये अलग अलग बच्चों हो सकता है, लेकिन कोणीय त्वरण समान होता है। ये चीज क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, और शुरू में यदि लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने डिटेल से नहीं लिखा है ताकि शॉर्ट एंड मतलब स्वीट आपको समझा सकूं कि हमारे पास माना एक पिंड है जो किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। जब बाह्य बल आघूर्ण लगाते हैं तो इसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। इतना माना लिख देंगे। इसके आगे लिखेंगे कि माना पिंड
असंख्य कणों से मिलकर बना है तो इन कणों का रेखीय त्वरण भिन्न होगा किंतु कोणीय त्वरण समान होगा। रेखीय त्वरण भिन्न होगा। रेखीय त्वरण को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल ए से। कोणीय त्वरण को किससे दर्शाते हैं? अल्फा से दर्शाते हैं। इन दोनों में संबंध भी है कि ए बराबर अल्फा आर, ये रेखीय त्वरण है, ये कोणीय त्वरण में संबंध है बच्चों। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो यदि हमने बात कही कि भाई साहब रेखीय त्वरण सबका भिन्न भिन्न हो सकता है क्योंकि आर का मान सबका अलग अलग है, लेकिन कोणीय त्वरण क्या है? पिंड रुका तो सभी कण रुक गए, पिंड गति करा तो सभी कण घूमने लग गए। तो पिंड के घूमने से आपका कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, तो कोणीय त्वरण में परिवर्तन नहीं होगी, सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, सभी कणों का समान होगा। लेकिन जो हमारा रेखीय त्वरण है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, रेखीय त्वरण। तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है F बराबर ma, F बराबर m, यही तो कहता है भाई किसी कण के लिए F बराबर m। अब a बराबर बच्चों अल्फा आर, हमने अभी आपको बताया, तो m इंटू अल्फा आर कर सकते हैं। ये कहां से आ गया? तो चूंकि a बराबर कितना होता है? अल्फा आर होता है। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, a बराबर कितना होता है? अल्फा आर होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों। अब यदि हम आपसे कह दें कि भाई साहब बल आघूर्ण कितना लगेगा? बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण यदि टाउ की बात की जाए तो बल आघूर्ण कहता ये है कि भाई साहब जो भी बल है और बल से क्रिया रेखा, जो आपका बल की क्रिया रेखा होगी उसकी अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, मतलब जहां पे हम बल लगा रहे हैं उसकी क्रिया रेखा से अक्ष कितने दूरी पर स्थित है, तो वो दूरी हमारा आर हो जाता है। क्या हो जाता है? आर हो जाता है। अब एफ का मान कितना बच्चों? एफ का मान है m इंटू अल्फा आर, तो इंटू आर है ही है आर, तो कितना हो जाएगा? m अल्फा आर स्क्वायर, ये टाउ के बराबर है। यदि 1 की बात करेंगे टाउ 1, तो टाउ 1 हो जाएगा m, द्रव्यमान 1 हो जाएगा, अल्फा सब में समान होगा लेकिन r1 स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसी प्रकार दूसरे कण के लिए बल आघूर्ण निकालेंगे तो m2 अल्फा टाउ अल्फा आर है बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप तीसरे के लिए, चौथे कण के लिए, पांचवें कण के लिए निकाल सकते हो। फिलहाल आप इतना देख सकते हैं कि न्यूटन गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, ठीक है, और a का मान है अल्फा आर बच्चों, अल्फा आर, तो ये हमारा अल्फा है, ध्यान दीजिएगा अल्फा है। थोड़ा यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से बना लेंगे, अल्फा आर है। क्या है? अल्फा आर। तो यहाँ पर मैंने अल्फा बना दिया है, तो a बराबर अल्फा आर है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई बल आघूर्ण कितना होता है? बल गुणी बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी। तो मेरे पास F का मान है कितना? F का मान है m अल्फा आर, तो m अल्फा आर और r का तो r है, तो कितना हो जाएगा? m अल्फा आर स्क्वायर। वही चीज मैंने कहा। अब यदि एक कण के लिए इतना है, किसी एक कण के लिए, तो संपूर्ण पिंड की मैं बात करूं तो संपूर्ण पिंड का जो बल आघूर्ण होगा सभी कणों के योग के बराबर होगा। संपूर्ण पिंड की मैं बात करूं, संपूर्ण पिंड यानी टाउ बराबर, तो एक का है बच्चों m1 अल्फा r1 स्क्वायर, दूसरे का है m2 अल्फा r2 स्क्वायर, तीसरे के लिए m3 अल्फा r3 स्क्वायर। ऐसे करके कई सारे कण हैं, तो आगे आप ऐसा डैश लगा सकते हो। कई सारे कण हैं। अब मैं आपसे कह दूं सब में कुछ कॉमन आ रहा है, तो अल्फा कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, फिर m3 r3 स्क्वायर। ऐसे बच्चों आगे जाने दो। कुल मिलाकर के टाउ बराबर, यदि आप अल्फा बाहर रहने दो, इसके अंदर आप लगा सकते हो सिग्मा m r स्क्वायर, मतलब सबका योग है। सिग्मा का मतलब होता है सबका योग, और यही हमारा बच्चों क्या है? यही हमारा जड़त्व आघूर्ण है। अल्फा इंटू जड़त्व आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? I से, तो ये आ गया। तो टाउ बराबर I इंटू अल्फा, अर्थात बल आघूर्ण बराबर क्या आ गया आपका? जड़त्व आघूर्ण। क्या? जड़त्व आघूर्ण गुणे बच्चों ये हमारे पास क्या है? कोणीय त्वरण है। कोणीय त्वरण है। क्या है? कोणीय त्वरण है। ये कंप्लीट हो गया थ्योरम। यही चीज यहाँ पर लिखा गया कि इसी प्रकार प्रत्येक कण के लिए बल आघूर्ण की गणना की जा सकती है, अर्थात संपूर्ण पिंड के कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न करने के लिए जो भी बल आघूर्ण होगा तो सभी के योग के बराबर हो जाएगा। अल्फा बाहर ले लो, इस सब का योग जड़त्व आघूर्ण m r स्क्वायर है। I रख दिया मान, तो टाउ बराबर आ गया बच्चों। ये चीज हो गया। यदि सदिश फॉर्म में लिखना चाहते हो तो सदिश फॉर्म में टाउ बराबर I इंटू अल्फा हो जाएगा, वेक्टर लगा दो, सदिश फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके जरूर शेयर कर दें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है। और बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना राय बोल सकते हो। जो भी दिक्कत हो बच्चों, हम आपके लिए